चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना अति आवश्यक है। और उससे पहले हमारे कुछ और टॉपिक है, जैसे बेसिक नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक हमें इससे पहले पढ़ने कंपलसरी है, क्योंकि ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म, पार्ट फर्स्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट, और सेकंड है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकंड। तो दो पार्टों में हम डिवाइड करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में होती कैसे, और इसके बारे में क्या क्या पढ़ा जाता है, जैसे बॉन्ड क्लीवेज है या फिर इंटरमीडिएट है, या अटैकिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो इफेक्ट है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन कितने हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कितने हैं, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो जो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की स्टेज के बाद टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें होगा टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में आप चार प्रकार की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आपका एडिशन एंड रीअरेंजमेंट। तो चार प्रकार की रिएक्शन इस पार्ट में, ये आपकी सुविधा के लिए है। वैसे हम इसको आज शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? पार्ट फर्स्ट, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक कंसेप्ट। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन की। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है, वो ओल्ड बंद को तोड़ करके नया बंद बनाता है, यानी उसमें कोई चेंजेस होता है, तो वह रिएक्शन कहलाएगी। और रिएक्शन में एक साधारणतः हम बोले कि एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट जो होता है उसमें हम दो प्रकार के रिएक्टेंट पढ़ते हैं, एक रिएजेंट होता है और एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। और ये लास्ट में प्रोडक्ट में बदलता है। मान लीजिए मैंने कहीं एक एग्जांपल दिया, यहाँ ए बी एक सबस्ट्रेट है जिस पर एक्स वाई रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है, और प्रोडक्ट बन रहा है ए एक्स और बी वाई। यहाँ पर ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, रिएजेंट का क्या मतलब है? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कोई रिएक्टेंट एक कार्बन उपलब्ध करवाता है जो जिस पर अभिक्रिया होती है नए बंध निर्माण के लिए, तो वह सबस्ट्रेट कहलाता है। और जो इस अभिक्रिया को इनिशिएशन करता है, स्टार्ट करता है, जिसके कारण से अभिक्रिया होती है, वह रिएजेंट कहलाता है। और इससे प्रोडक्ट बनता है और साइड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो ऐसे सबस्ट्रेट है जिनमें दोनों में ही कार्बन उपलब्ध करवाए जाते हैं नए बंध के निर्माण में, तो हम सबस्ट्रेट किसे कहेंगे? ऐसे रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट वह रिएक्टेंट कहलाएगा जिस पर हम रिएक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, और इससे हमारी पूरी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसलिए हम रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ओल्ड पुराने बंधों का विखंडन होता है और नए बंध का निर्माण होता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं?
जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जैसे बंध, पुराने बंध टूटेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी में परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी चेंजेज को हम पढ़ते हैं, चाहे बॉन्ड क्लीवेज हो या फॉर्मेशन हो, तो उनकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होता है, एक तो हम एनर्जी चेंज कहते हैं, पढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंट हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मोमेंट। और एक हम इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ते हैं कि इसके स्टेप क्या है। स्टेप को पढ़ा जाता है, स्टेप में ये सारी बातें आ जाती है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दर क्या है वो हम इसमें पढ़ते हैं। और अपना एक पॉइंट और है कि इस अभिक्रिया को होने में, संपन्न होने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइमिंग हम पढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसमें कोई एनालिसिस है, कैटालिसिस है या कोई रिएक्टेंट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी काइनेटिक्स कहलाती है, और काइनेटिक्स में हम इसकी दर हम पढ़ते हैं, एकाणुक है, द्विअणुक है, कोटि कौन सी अभिक्रिया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। जब रिएक्शन मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक्स हमारे पास आते हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसे पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके लिए हम पहले ये बताते हैं कि वो बेसिक कंसेप्ट है कौन कौन से। जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में के क्रियाकारक जो है, रिएक्टेंट जो है, उसके बॉन्ड का क्लीवेज होगा, फिशन होगा, तो बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा जाता है, बॉन्ड क्लीवेज। और अब अटैकिंग ग्रुप अगर इस पर आक्रमण कर रहा है, सबस्ट्रेट है उस पर रिजेंट आक्रमण कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, अट्रैक्टिंग ग्रुप। जैसे इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इस प्रकार का जो ग्रुप है वो आप किस प्रकार का बनता है, कौन सा बनता है और किस प्रकार बनता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन होती है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, अटैकिंग ग्रुप इस पर आक्रमण करता है, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट किस प्रकार का बनता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, क्यों बनेगा, उसका रीजन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्ब एनाइन है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, फ्री रेडिकल है, तो वो सारे इंटरमीडिएट इसमें पढ़े जाते हैं। और अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें जो कार्बन की चेन होती है, उस चेन में इलेक्ट्रॉन का मोशन या ट्रांसफर कैसे होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट, बॉन्ड क्लीवेज किस प्रकार का है और अटैकिंग ग्रुप किस प्रकार का है, इंटरमीडिएट किस प्रकार का है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस प्रकार का है, इन चारों पॉइंटों को पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस कहलाना है, बेसिक कंसेप्ट कहलाना है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं टॉपिक पर आधारित है, जो इसका आधारभूत हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब हो गया बंध का टूटना, यानी पुराने बंध रिएक्टेंट में टूटेंगे और नए बंध का निर्माण होगा। जब किसी AB मॉलिक्यूल्स है और इसमें ये पुराना बंध टूटेगा तो यहाँ पर विखंडन होगा और 2 स्पीसीज बनेगी। ये किस प्रकार की स्पीसीज बनती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बॉन्ड क्लीवेज किस प्रकार का है। मान लीजिए बॉन्ड क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं तो 2 प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते हैं। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का क्या मतलब है, यदि A और B 2 एटम्स है जो आपस में सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए,
अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इनका विखंडन इस प्रकार से हो सकता है कि सांझे के इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणु के पास समान रूप से वितरित हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ वितरण समान रूप से होगा तो दो स्पीशीज बनेगी जो समान रूप से होगी। ये उदासीन स्पीशीज है, हम इनको फ्री रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। अब बात आती है कि होमोलाइटिकल फिशन क्यों होता है और कब होता है। होमोलाइटिकल फिशन तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की समान हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात यह है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के साथ साथ या तो लाइट हो या फिर मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति हो, तो इस प्रकार का होमोलाइटिकल फिशन हो सकता है। या फिर तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर हाई हो, यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो। चौथी पॉइंट है कि होमोलाइटिकल फिशन मोस्टली जो नॉन पोलर यानी अध्रुवीय जो सॉल्वेंट है उसी के अंदर होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये आप परऑक्साइड के प्रभाव में भी कर सकते हो, परऑक्साइड या ऑक्सीजन के प्रभाव में भी इस प्रकार का होमोलाइटिकल फिशन पाया जाता है। तो होमोलाइटिकल फिशन क्या होता है? होमोलाइटिकल फिशन का मतलब है सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण हो जाना। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। होमोलाइटिकल फिशन कब होता है? जब मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान हो, जब टेम्परेचर अधिक हो, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या लाइट की उपस्थिति हो, या फिर जो मॉलिक्यूल्स है या सबस्ट्रेट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में उपस्थित है और अध्रुवित है खुद भी, और या फिर पेरोक्साइड के प्रभाव में होता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज। हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज कब होता है? जब मान लीजिए ए और बी दो एटम्स आपस में जुड़े हुए सहसंयोजक बॉन्ड से है, तो इनका विखंडन होगा और सांझे के इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है समान नहीं हो, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाए। यहाँ पर देखिए हमने दो एरो का निशान बनाया, ये हाफ एरो है मुड़ा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दर्शाता है। ये फुल एरो है जो दो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को दर्शाता है। इसका मतलब सांझे के इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं, इसके पास यानी बी के पास। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली माना जाता है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ग्रेटर है, इसलिए बी सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। उससे क्या होगा? बी पर नेगेटिव आवेश आएगा और ए पर क्या आएगा? पॉजिटिव आवेश। इसका मतलब एक तो धनावेशित स्पीशीज बन गई और एक ऋण आवेशित स्पीशीज बन गई। आप धनावेशित स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इसका सिंबल है E+, और इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब, अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार की स्पीशीज बनती है। इसका मतलब हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज में आपके दो प्रकार के स्पीशीज बनेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। ये हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज कब होता है? इसके लिए कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये निम्न ताप पर होती है, लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर होती है। ये जो है वो पोलर सॉल्वेंट में होती है, पोलर सॉल्वेंट में होती है, और इसमें पेरोक्साइड का प्रभाव नहीं होता। मोस्टली जो है वो इस प्रकार का ध्रुवित अणु होना चाहिए, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। और एक और है, ये जो हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज है वो किसी न किसी एसिड या बेस की उपस्थिति में होती है। एसिड या बेस की उपस्थिति में होती है, इसकी प्रेजेंसी में होती है। तो वापस सुन ले, हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार के हैं, एक होमोलाइटिकल एक हेटेरोलाइटिकल। होमोलाइटिकल क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनता है, हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज में या तो बनता है इलेक्ट्रोफाइल या बनता है न्यूक्लियोफाइल। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ अटैकिंग रिजेंट ग्रुप। रिजेंट का मतलब यहाँ पर ये ऐसे स्पीशीज है जो रासायनिक अभिक्रिया को इनिशिएट करवाते हैं, प्रारंभ करवाते हैं।
यहाँ पर रिजेक्ट दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स का मतलब होता है खोजने वाला या स्नेह करने वाला, लिविंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम। न्यूक्लियो मतलब नाभिक स्नेही, फाइल्स का मतलब स्नेही, लव करने वाला। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स वे स्पीसीज होती है जो स्वयं नेगेटिव होती है, खुद पर नेगेटिव चार्ज होता है, या ऐसी स्पीसीज होती है जो किसी पॉजिटिव पार्ट को आकर्षित करती है। यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब वो स्पीसीज हो गई जो खुद पॉजिटिवली होती है, धनावेशित होती है और किसी ऋणावेश को खोजती रहती है या ऋणावेश को अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल से कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऑलरेडी, जैसे हाइड्रोजन आयन है, सल्फोनियम आयन है, सल्फो या नाइट्रोसोनियम आयन है, या नाइट्रोनियम आयन, हेलाइड आयन, एल्किल आयन, ये कार्बोकेटाइन कहलाएगा, ये एसिलिनियम आयन या एजोनियम आयन या एक्वा आयन यानी प्रोटॉन और अमोनियम आयन। इस प्रकार के जो आयन है जिन पर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होगी जो उदासीन है और इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करती है। तो ये सारे लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जैसे Bf3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या AlCl3, SO3, जिंक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, स्टेनस दोनों क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इस प्रकार के एग्जाम्पल है। कुछ फ्री रेडिकल कार्बिन और नाइट्रीन भी इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में मतलब एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बिन, नाइट्रीन और फ्री रेडिकल में अपना इलेक्ट्रॉन या अष्टक पूर्ण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है और ये उदासीन स्पीसीज आती है और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में रखेंगे। जैसे फ्री रेडिकल या कार्बिन या नाइट्रीन इस प्रकार की स्पीसीज है। कुछ ट्रांजैक्शनल जो एलिमेंट होते हैं उनके मेटल के केटाइन जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अट्रैक्ट करते हैं, यानी सभी धातु जो होते हैं संक्रमण धातु उनके धनायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे Fe+3 आयन Fe+2, Hg+ या Hg+2, कैडमियम+2 एक्सेट्रा। न्यूक्लियोफाइल्स में भी इसी कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक है जो नेगेटिव चार्ज होते हैं जिन पर खुद पर ऋणावेश होता है, वो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में कार्य करेगा, जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। और ये एल्कोक्सी आयन, ये कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइन। यहाँ पर एल्किल एसाइल आयन और ये एमाइड आयन और ये सल्फाइड आयन, इस प्रकार का आयन सल्फाइड का थाइनिल आयन कहलाएगा। न्यूट्रल या अगला है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। उदासीन न्यूक्लियोफाइल्स में सारे लुईस बेस जो है जिनके पास लोन पेयर होता है, कम से कम एक लोन पेयर होता है, वो किस में आएगा? लुईस बेस में। और लुईस बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आक्रमण करेगा। इन सभी स्पीसीज में लोन पेयर है, जैसे जल है, एमीन है, एमीन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। अमोनिया पे लोन पेयर होता है, इसलिए ये लुईस बेस के रूप में कार्य करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में कार्य करेगा। एल्कोहल है, ईथर है, थायोएल्कोहल है, थायोईथर है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एल्डिहाइड है या एल्किन एल्काइन डबल बॉन्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा। कीटोन है। इस प्रकार की सारी स्पीशीज जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आक्रमण कर सकती है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक RMGX, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग
इलेक्ट्रॉन रिच होता है एल्किल समूह, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अट्रैक्ट करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो ऋणायन के रूप में रहता है, इस कारण यह इस प्रकार का व्यवहार करेगा। इसी प्रकार सोडियम बोरोहाइड्रेट भी है वो न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आक्रमण कर सकता है। कुछ ऐसे यौगिक भी है जिनको हम एम्फीडेंटल या एम्फीडेंटल रीजेंट कहते हैं। एम्फीडेंटल रीजेंट का क्या मतलब होता है? ऐसे रीजेंट जिनके पास दो ऐसे एटम है जिनके ऊपर लोन पेयर है और ये दोनों एटम जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इस कारण ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में व्यवहार करेंगे। तो हम इन्हें एम्बीडेंटल या एम्फीडेंटल न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ऐसे जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इस दोनों लोन पेयर के द्वारा दो ऐसे एटम इसके पास है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स एम्बीडेंटल लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम के नाइट्राइड को हम देखें तो ये यहाँ पर दो, एक ये और एक ये दोनों ही एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसे मतलब इसके पास एटम है जिन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, डेंसिटी ज़्यादा है, लोन पेयर है और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में आक्रमण कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा साइट है जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या लोन पेयर उपलब्ध है और ये दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। सो एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। इस प्रकार 5 इंटरमीडिएट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ब केटाइन की। कार्बोकेटाइन को हम R+ द्वारा दर्शाते हैं। वैसे ये जो टाइप है इसका वो इलेक्ट्रोफाइल्स है तो ये E+ द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों है? क्योंकि इसमें धनावेशित स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स है। कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से बनता है। कमी मतलब इनका ऑक्टेंट जो है वो पूरा नहीं होता। आउटर ऑर्बिटल में कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि ये sp2 संग्रहित होता है और sp2 संग्रहण में इसके बाह्यतम कोश में एक कक्षक जो है वो धनावेशित रहता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। इस कारण से ये इसकी जो जियोमेट्री है वो प्लेनर ट्राइगोनल होती है। प्लेनर ट्राइगोनल होती है। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनावेशित होती है। इसका मतलब ये इस ऐसे स्पीसीज पर, ऐसे स्थान पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करता है। इसमें कार्बोकेटाइन जो है वो टाइप में हम पढ़े तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री में एक तो होता है सिंपल 1 डिग्री और एक होता है सुपर 1 डिग्री। मैं यहाँ पर बनाकर के बता रहा हूँ कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन पर धनावेश है। इसी प्रकार ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि इस पे 2 डिग्री कार्बन पर धनावेश है। इसी प्रकार ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पर धनावेश है। और इसी प्रकार ये सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इनका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो कार्बोकेटाइन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनमें sp2 संग्रहण होता है, ये प्लेनर जियोमेट्री का होता है। sp2 संग्रहण होने के कारण ये ट्राइगोनल प्लेनर स्पीसीज होती है। इनके आउटर मोस्ट सेल में अष्टक पूर्ण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक न्यून होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन
न्यून होता है तो इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में आक्रमण करता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल्स बनता कब है, इलेक्ट्रोफाइल्स बनता कब है, यानी कार्बोकेटाइन कब बनता है। इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण जो है वो मोस्टली हेटेरोलाइटिकल फिशन से होता है। बनाने की विधि या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कब बनता है। मोस्टली पहले हम बात करें हेटेरोलाइटिक फिशन से या क्लीवेज से। हमने यहाँ पिछले क्लीवेज पॉइंट में पढ़ाया था कि क्लीवेज या तो होता है लो टेम्परेचर पर या पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसमें होता है, या फिर किसी एसिड या बेस की उपस्थिति में यदि होता है तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उनके दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होता है तो हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज होता है, और उसके दौरान यहाँ पर धनावेशी स्पीशीज का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार का एक क्लीवेज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेलोजन है और इस हेलोजन का विखंडन होता है हेटेरोलाइटिकल फिशन से, तो यहाँ पर धनावेश बन जाता है और ये ऋणावेशित स्पीशीज बनती है। दूसरा जो बनने का तरीका है वो है प्रोटोनेशन। क्या चीज है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये एल्कोहल है और इस एल्कोहल पर यहाँ लोन पेयर है, ये किसी एसिड की उपस्थिति में ये प्रोटोन ग्रहण कर लेता है, H+ आयन को ग्रहण कर लेता है, तो इससे यहाँ ऑक्सोनियम आयन बनता है। ऑक्सोनियम आयन जो है वो जल के अणु को त्याग देता है, जल के अणु को त्यागने के कारण यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है, जल के अणु को त्यागने के कारण यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार ऐसा भी हो सकता है जैसे प्रोटीन है, एल्कीन है, एल्कीन जो है उसके द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। जैसे ये एल्कीन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेती है, तो प्रोटॉन ग्रहण करने पर यहाँ एक कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और ये भी एक कार्बोकेटाइन का बनने का कारण है। कार्बोकेटाइन बनने की जो विधि है वो अलग अलग प्रकार से है, परंतु कार्बोकेटाइन में ऐसी स्पीशीज बननी जरूरी है जिसपे कार्बन का धनावेश उपस्थित हो। वे कौन सी अभिक्रिया है जिनमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट है आपका कार्बोकेटाइन किन किन अभिक्रियाओं में बनता है। तो हम रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया है। अगर हम एल्किल हैलाइड ले, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले, तो इसमें SN1 अभिक्रिया होती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया या SN अभिक्रिया जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसी प्रकार मार्कोनिकॉफ नियम अगर हम लागू करें, मार्कोनिकॉफ रूल, इस रूल के अंदर जो है वो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। मार्कोनिकॉफ में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पर जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करता है तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। एसिटिल क्लोराइड जो होता है उसका अगर हम जल अपघटन करें, एसिटिल क्लोराइड, ये मान लीजिए क्लोराइड है या हैलाइड है, ऑयल हैलाइड है, इनका जब जल अपघटन करवाया जाता है किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिल क्लोराइड या हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है। अगर हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो डिहाइड्रेशन में भी यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से, ये जल का अणु निकलता है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये CH3OH है ना, और ये एसिड की उपस्थिति में होता है तो ये यहाँ पर H2 बन जाता है, ये H2 बन जाता है और फिर ये जल के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मोस्टली रिपीट करता हूँ,
3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मार्कोनिकॉफ जो अभिक्रिया है उनमें ये कार्बोकेटाइन बनता है। एल्केनॉइल का हैलाइड जो एल्केनॉइल क्लोराइड या हैलाइड जो है उनके हाइड्रोजल अपघटन में बनता है, या एल्कोहल के निर्जलीकरण में डिहाइड्रेशन में इनका निर्माण होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है एक रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट पर। कैसे? मान लीजिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होती है, माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्लस आई प्रभाव यदि बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ेगी, और माइनस आई प्रभाव अगर इससे जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 प्लस है, यहाँ पर इसका प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव इस पर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद हम बात करें CH2 की, CH3 की, यहाँ पर ये अनस्टेबल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ NO2 समूह जुड़ा हुआ है CH2 पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित समूह है तो स्टेबिलिटी कम होगी, यहाँ स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो मोटा मोटी हम बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कार्बोकेटाइन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बजाय इसके यहाँ पर इसकी तुलना में हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई प्रभाव वाला समूह किसी कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होने के कारण स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इस पर जुड़े हुए समूह पर। स्टेबिलिटी का जो मेन फैक्टर है वो एस कैरेक्टर पर भी निर्भर करता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी को हम देखें, स्टेबिलिटी जो है वो इस कार्बन पर, किस कार्बन पर यहाँ जो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर धनावेश है उसमें एस, इसके संग्रहण में एस कैरेक्टर कितने हैं, तो एस कैरेक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होती है स्टेबिलिटी। एस कैरेक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होती है स्टेबिलिटी। यदि कार्बन पर कैरेक्टर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो ये स्टेबिलिटी घटती है। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ देखें ये CH3 है और यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और प्लस है, यहाँ इसमें एस कैरेक्टर का मान ज्यादा है और एस कैरेक्टर का मान अधिक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो इस प्रकार के कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी। इसी प्रकार कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंसी इफेक्ट पर प्रभावित है। प्रभाव कैसे पड़ता है रेजोनेंसी का? यदि रेजोनेंसी स्ट्रक्चर बढ़ती है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे एलिलिक समूह है, बेंजिलिक समूह है, उसमें कार्बोकेटाइन उपस्थित होता है तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने के बाद उनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है। क्यों प्लस है? ये प्लस इसके साथ रेजोनेंस दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धनावेश जो है वो डबल बॉन्ड जो है मूव हो जाएगा और धनावेश यहाँ आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। इस कारण से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ 2 ले लेते हैं प्लस ये मोर स्टेबल है देन द CH3 CH2 CH2 प्लस, यानी ये सिंपल है, ये एलिलिक है कार्बोकेटाइन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार बेंजिलिक कार्बोकेटाइन जो होगा, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन
इसका मतलब ये हुआ CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर ये इसके साथ रेजोनेंस दर्शाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, इस कारण से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसमें जो एलिलिक है उसकी स्टेबिलिटी उसकी तुलना में कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करें चार्ज पर। अगर मान लीजिए आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, आवेश की मात्रा स्टेबिलिटी को घटा देती है, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है चार्ज ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर आवेश कितना है, रेजोनेंस किस प्रकार की है और उस पर कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है। कार्बोकेटाइन एक्सचेंज, देखिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है कार्बोकेटाइन का। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। बाई चांस किसी कारण बस कार्बन 1 डिग्री बनता है तो मे भी पॉसिबल वह 2 डिग्री में कन्वर्ट होना कोशिश करेगा और मैक्सिमम 2 डिग्री में बदल भी जाएगा अगर पॉसिबल होगा। अगर 2 डिग्री होगा तो वह 3 डिग्री में बदलने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है मगर यहाँ 2 डिग्री बन सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का विखंडन होगा या हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के कारण से, खंडन होने के कारण से ये 2 डिग्री में बदल जाएगा और यहाँ इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 डिग्री जो है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री है तो ये 3 डिग्री में बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि ये एल्किल समूह यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो एल्किल समूह के शिफ्ट होने से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसा पाया जाता है, मैक्सिमम अभिक्रियाओं में कार्बोकेटाइन की डिग्री जो है वो स्वतः ऑटोमेटिकली कार्बोकेटाइन के एक्सचेंज होने से बदल जाती है। ये हमें खास ध्यान रखना है। कार्ब एनायन, यानी हम पढ़ रहे हैं कार्बन पर ऋणावेशित वाले स्पीशीज, वे स्पीशीज जिनमें कार्बन पर ऋणावेश होता है, ऐसे स्पीशीज को हम कार्ब एनाइन या कार्ब ऋणाइन कहते हैं। कार्ब ऋणाइन जो होता है वो किस प्रकार का एक रेडिकल है? वो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल्स क्यों है? क्योंकि यह खुद तो नेगेटिव होता है और धनावेश या न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। अब बात करते हैं इसकी जो संरचना कैसी होती है। तो ये जो है वो sp3 संग्रहित होता है और ट्राइगोनल होता है, पायरेमिड होता है, पायरेमिडल होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन पर बाकी 3 संयोजकता सिग्मा बंध का निर्माण करती है और इनके पास ऐसा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इसका ऑक्टेट जो है वो पूर्ण फिल होता है, क्योंकि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में आक्रमण करता है। तो ये इसकी खास बात है। अब हम बात करते हैं इसके कार्बोकेटाइन के बनने के कारण, किस कारण से कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो हम पहली बात करें, कार्बोकेटाइन का निर्माण मोस्टली हेट्रोलाइटिकल फिशन से होता है। हेट्रोलाइटिक फिशन से होता है। हेट्रोलाइटिकल फिशन का मतलब हो गया, यदि कोई यहाँ पर एक ऐसा यौगिक है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे जाता है तो ये आयनिक फिशन कहलाएगा, आयनिक विखंडन कहलाएगा और उसके कारण से इस पर कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा
और सेकंड स्पीसीज पर धनावेश आ जाएगा। ये हेटेरोलाइटिकल फिशन का रीजन हो गया। एक और रीजन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई बेस अगर किसी पर आक्रमण करे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये बेस है, शार है, और ये एक एक्टिव हाइड्रोजन स्पीसीज पर आक्रमण करता है। एक्टिव हाइड्रोजन स्पीसीज को मैंने यहाँ उदाहरण में ले लिया है। ये इस हाइड्रोजन को चुरा लेता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के चला जाएगा, तो ये जल बन जाएगा और प्लस CH2 कार्ब एनाइन बन जाएगा। इस प्रकार की स्पीसीज बन जाएगी। तो ये किस कारण से होता है? जब एक्टिव हाइड्रोजन को अगर किसी बेस के साथ अभिक्रिया, एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड को बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार मान लीजिए यही एक्टिव हाइड्रोजन इसमें एस्टर में उपस्थित हो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये CH2COO C2H5 है, तो यहाँ एस्टर में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये इसको चुरा लेता है और इस प्रकार से यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, जल के कार्ब एनाइन का निर्माण होता है जल के अणु को निष्कासन करने के कारण। तो इस प्रकार से एस स्पीसीज जिनमें या तो विखंडन हो हेटेरोलाइटिकल या फिर किसी बेस के कारण से एक्टिव हाइड्रोजन की चोरी हो जाए, तो चोरी होने से कार्ब एनाइन का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ ऐसे कंपाउंड को भी ले सकते हैं जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जितने भी होते हैं उनमें कार्बन जो है वो लगभग ऋणावेशित या कार्ब एनाइन के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल RMgX यहाँ पर ऋणावेश होता है और शेष स्पीसीज पर धनावेश होता है। तो ये इस प्रकार का एक कंपाउंड है। लिथियम एल्किल, लिथियम जो यौगिक है उसमें भी ये ऋणावेशित होता है। इसी प्रकार यदि कोई सोडियम धातु के साथ यौगिक बना हुआ है, सोडियम एल्किल, तो सोडियम एल्किल में भी ये ऋणावेश और ये धनावेश होता है। तो इस प्रकार से किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन पर ऋणावेश होता है और कार्बन पर ऋणावेश होने के कारण ये कार्ब एनाइन का निर्माण करता है। अब हम बात देखते हैं कि कार्ब एनाइन की कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ कार्ब एनाइन, 3 प्रकार के कार्ब एनाइन होते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ कार्ब एनाइन। कार्बो एनाइन का जो टाइप है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री यानी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 पर ऋणावेश है और यहाँ पर है C2CH3 पर ऋणावेश है, ये दोनों ही 1 डिग्री कहलाएंगे कार्ब एनाइन। इस प्रकार यहाँ पर CH3 ये 2 डिग्री कार्बन पर एनाइन है, ऋणावेश है, तो इसलिए ये 2 डिग्री कहलाएगा। और यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन पर ऋणावेश है, तो ये 3 डिग्री कार्ब एनाइन कहलाएगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो 1 डिग्री होता है। क्यों होता है उसका कारण जो है वो अगले स्टेप में हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर निर्भर करती है, रेजोनेंसी प्रभाव पर निर्भर करती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और है कि हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर कितने हैं, संग्रहित कार्बन में एस करेक्टर कितने हैं उस पर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पर हम प्रभाव करें। देखिए 3 बातें बताई, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पर, एक हमने रेजोनेंसी पर, और एक हमने ये बताया कि जो संग्रहित कार्बन है उसका संग्रहण में एस कक्षा का योगदान कितना है। इन 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। मान लीजिए ये एक एल्किल समूह है जिसपे कार्ब एनाइन है, इसका +I प्रभाव है, और इसी प्रकार ये नाइट्रो समूह है और इसका -I प्रभाव है, ये कार्ब एनाइन है, और एक CH3 आयन है। तो हम बात करें कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि -I वाला प्रभाव दर्शाने वाला समूह यदि कार्ब एनाइन पर जुड़ा हुआ है तो वह स्टेबिलिटी को
कम करता है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस आई वाला प्रभाव जुड़ा हुआ है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो यह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये माइनस आई वाला प्रभाव हो गया, ये प्लस आई वाला प्रभाव हो गया। इस प्रभाव के कारण से कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कम होती है और इस प्रभाव के कारण से कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हम बात करें रेजोनेंसी की। अगर नंबर ऑफ रेजोनेंसी स्ट्रक्चर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव। और रेजोनेंसी इफेक्ट का हम बात करें, रेजोनेंसी जो है वो इसकी नंबर बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी जो है वो कार्ब एनाइन की नंबर ऑफ रेजोनेंसी स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कार्ब एनाइन ले लेते हैं, एलिली कार्ब एनाइन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस है। यहाँ पर इसका ये रेजोनेंसी पाई जाएगी और इस रेजोनेंसी के कारण से यहाँ डबल बॉन्ड की जगह माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए बेंजिलिक कार्ब एनाइन है तो ये इसके साथ रेजोनेंसी दर्शाएगा और इससे कई सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। ऑर्थो मेटा पैरा जैसे भी है उस पर कई सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पर माइनस आवेश, फिर माइनस आवेश, फिर माइनस आवेश, ये डीलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इस कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंसी पर निर्भर करती है। फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक किसे कहते हैं? देखिए, कई बार कार्बनिक श्रृंखला में किसी बंध का इस प्रकार से होमोलाइटिकल फिशन होता है कि कार्बन पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वह उदासीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वह उदासीन स्पीशीज होती है। ऐसी स्पीशीज जो होमोलाइटिकल फिशन से बनती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन रखती है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है और स्पीशीज जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखती है, तो हम उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसका जो मेकिंग है वो फ्री रेडिकल होमोलाइटिकल फिशन से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हुआ। होमोलाइटिकल फिशन का मतलब हो गया आपका समांश विखंडन हुआ। समांश विखंडन होने से यहाँ ये सांझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों एटम के पास चले गए और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समान वितरण हो गया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल जो होता है वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पीशीज में एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये sp2 संकरित कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है sp2 और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मगर ये न्यूट्रल स्पीशीज है। ओवरऑल देखें तो इसका अष्टक जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसका ऑक्टेंट फिल नहीं होता, पूरा नहीं होता और ऑक्टेंट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की भांति कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब हो गया ये किसी इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है। अब बात आती है जो फ्री रेडिकल होता है वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो एक तो होमोलाइटिकल फिशन से बनता है किसी भी अभिक्रिया में। दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकाश की उपस्थिति में विघटन होता है तो फ्री रेडिकल बनता है। जैसे क्लोरीन है
और प्रकाश इसमें या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर इसमें गिरती है तो फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई डायएजोनियम यौगिक है, डायएजोनियम यौगिक है, तो इसका भी गर्म करने पर विघटन होता है और विघटन से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, होमोलाइटिकल फिशन होता है यहाँ पर इस प्रकार से। तो इससे यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं प्लस नाइट्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूट है पेरोक्साइड के रूप में, बेंजोइक पेरोक्साइड के रूप में इसका सब्स्टिट्यूट है, तो इसका होमोलाइटिकल फिशन हो जाता है गर्म करने पर। गर्म करने पर इससे एक व्युत्पन्न बनता है इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, जो इस बॉन्ड के वापस विखंडन से बेंजीन फ्री रेडिकल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये फ्री रेडिकल बनने का कारण है। फ्री रेडिकल का जो मेन कारण है बनने का वो है हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति या लाइट की उपस्थिति, नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति, और जो इन दो कंपाउंड में बॉन्ड जो फिशन होगा, यहाँ पर दो कंपाउंड में बॉन्ड फिशन होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है वो इक्वल होना चाहिए, ये इनकी शर्त है। अब बात आती है वे कौन सी अभिक्रिया है जिनमें फ्री रेडिकल बनता है। उन अभिक्रियाओं के नाम हमें ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाओं में फ्री रेडिकल बनता है और वो कौन कौन सी अभिक्रिया है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फ्री रेडिकल बनने वाले अभिक्रिया की। पहला है, हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़े, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें फ्री रेडिकल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनता है, आपको ध्यान में होगा। और दूसरा हम बात करते हैं एल्केन जो होता है, एल्केन उसका हेलोजनन अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन की अभिक्रिया करवाए एल्किल हैलाइड से तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और इसी प्रकार यदि हम वोल्टेज अभिक्रिया की बात करें, वोल्टेज रिएक्शन, तो वोल्टेज रिएक्शन भी फ्री रेडिकल अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलाइसिस करवाए, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलाइसिस करवाए, तो ये एक इस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। आपको ध्यान में होगा कि कोल्बे विद्युत अपघटन जो है वो किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का विद्युत अपघटन होता है और उससे उच्चतर एल्केन बनता है। आपको ध्यान होगा यदि हम पॉलीमराइजेशन करवाएं किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, अगली अभिक्रिया का उदाहरण है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण एट प्रेजेंसी ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि हम बहुलकीकरण करवाते हैं तो वह फ्री रेडिकल विधि से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम अगर हम थर्मल डिसोसिएशन ऑफ एल्केन का थर्मल डिसोसिएशन करें, तापीय विघटन एल्केन का तापीय विघटन करते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल बनने की ये कुछ अभिक्रिया हैं जिनमें फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है। अगर हम स्टेबिलिटी को अध्ययन करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्री रेडिकल कितने प्रकार के हैं। हम फ्री रेडिकल में लेते हैं तो 3 प्रकार के फ्री रेडिकल होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल हमारे यहाँ पर 3 प्रकार, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वही कार्बन की डिग्री के आधार पर फ्री रेडिकल 3 प्रकार के होंगे। यहाँ पर इस पे मुक्त मूलक है तो ये 3 डिग्री कार्बन पर है तो ये 3 डिग्री मुक्त मूलक कहलाएगा, और ये 2 डिग्री मुक्त मूलक कहलाएगा,
और ये 1 डिग्री मुक्त मूलक कहलाएगा, और ये सुपर डिग्री मुक्त मूलक कहलाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो 3 डिग्री की होती है। इसका कारण अभी हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो हम बात करें तो फ्री 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस प्रकार से 3 प्रकार के ये फ्री रेडिकल होते हैं और इनको हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर करती है? पहले फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन है जो फ्री रेडिकल को प्रभावित करते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर, वो सबसे पहला जो प्रभाव है वो है रेजोनेंसी। रेजोनेंसी अनुनाद प्रभाव जो है वो फ्री रेडिकल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम बात करें बेंजीन के इस प्रकार के यौगिक की जिसमें यहां पर फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल अगर है तो ये इसके साथ डीलोकेलाइजेशन होता है बेंजीन रिंग में, इस कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां जितनी बेंजीन की स्टेबिलिटी, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा हो जाएगी। इस कारण हम रेजोनेंसी इफेक्ट के कारण से स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे C6H5C डॉट का 3। अगर 3 बेंजीन रिंग एक से जुड़ी हुई है तो 3 बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइजेशन होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और इसमें 2 बेंजीन रिंग है इसलिए कम, और इसमें 1 बेंजीन रिंग है इसलिए कुछ और कम हो जाएगी। और इसके अंदर अगर हम एलिलिक समूह देखें तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी कुछ कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर रेजोनेंसी पाई जाती है, और रेजोनेंसी की संख्या बढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेंसी स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी का दूसरा कारण जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। स्टेबिलिटी का दूसरा जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। नंबर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो दूसरा जो इफेक्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं पता, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अतिसंयुग्मन। अगर अतिसंयुग्मन बढ़ेगा तो डिग्री बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। अगर मान लीजिए फ्री रेडिकल जो है वो एलिलिक या बेंजिलिक समूह से जुड़ा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस प्रकार फ्री रेडिकल जो है वो एक स्पीसीज है जिसमें sp2 संकरण होता है। यह जो प्लेनर जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, और इसकी जो अष्टक जो है वो क्या होता है, पूर्ण नहीं होता। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में, और इस कारण ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में। और इलेक्ट्रोफाइल्स होने का कारण है 7 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो निर्माण होता है वो होमोलाइटिकल फिशन से होता है। कार्बिन क्या होती है, कार्बिन एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन जो है वो 2 मोनोवैलेंट वैलेंसी दर्शाता है और 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, जो न्यूट्रल स्पीसीज में होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग के रूप में होते हैं। मतलब अबंधित 2 इलेक्ट्रॉन और 2 संयोजकता वाली स्पीसीज जो है वो कार्बिन कहलाती है। और इस कार्बिन का निर्माण जो है किसी 2 समांश विखंडन के कारण से हुआ है। 2 समांश विखंडन मतलब 2 बंधों का एक साथ विखंडन अगर होमोलाइटिकल हो जाता है तो कार्बिन का निर्माण होता है। कार्बिन के अंदर जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने यानी सिग्मा बॉन्डेड होते हैं,
बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डेड होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अंदर अष्टक पूर्ण नहीं होता, कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है या इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। इलेक्ट्रोफाइल्स होने के कारण यह उन स्पीशीज या उन साइट पर आक्रमण करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच वाली साइट पर ये आक्रमण करती है। इस प्रकार एक कार्बिन जो है वो एक होमोलाइटिकल फिशन से बनती है। हम बात करें कार्बिन के निर्माण की, कार्बिन कब कब बनती है, कैसे बनती है, तो जैसे मान लीजिए कौन कौन सी अभिक्रिया है जिनमें कार्बिन का निर्माण होता है। तो पहला हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, पहला देखिए, अगर मान लीजिए किसी डाइएजोमेथेन की हम अभिक्रिया देखें, डाइएजोमेथेन यहाँ पर इस प्रकार की स्पीशीज है और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ ये प्रकाश की उपस्थिति में या हीट करने पर गर्म होता है और इसका विखंडन होता है, तो ये कार्बिन बनता है। इसको हम मेथिल कार्बिन कहेंगे, मेथिल कार्बिन। और इससे के साथ नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए किसी कीटीन का विघटन होता है, कीटीन का मतलब हो गया कीटीन का विघटन होता है तो कार्बिन का निर्माण होता है। इसके विघटन को हम प्रकाश की उपस्थिति में या हीट के द्वारा दर्शा सकते हैं। इससे कार्बिन बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यदि मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है, क्या क्लोरोफॉर्म का मतलब हो गया HCl3, तो यहाँ पर इसका यदि किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्षार क्या करता है, इसका प्रोटॉन ले लेता है। प्रोटॉन ले लेने से इस पर ऋणावेश आ जाता है और यहाँ पर 3 क्लोरीन रह जाते हैं और ये जो प्रोटॉन है इस बेस के साथ निकल जाता है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है यहाँ इस बंध के विखंडन से। यहाँ पर एक क्लोरीन जो ऋणायन के रूप में निकल जाता है और इस निकलने के कारण से कार्बन पर क्लोरीन 2 और 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन कहलाएगा। डाइक्लोरो, क्या नाम बोला मैंने, डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण होता है। ये कुछ अभिक्रिया है जिनमें कार्बिन का निर्माण होता है या जिस प्रकार से कार्बिन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं उन अभिक्रियाओं का जिनमें कार्बिन बनती है, वे अभिक्रिया जिनमें रिएक्शन इन विच कार्बिन आर फॉर्म्ड, रिएक्शन जिनमें कार्बिन बनती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफ मान कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये एक हाफमान रिएक्शन है, हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन है। इसमें एमीन का निर्माण होता है और इस रिएक्शन में कार्बिन बनती है। एक होता है राइमर्टिमान अभिक्रिया, राइमर्टिमान रिएक्शन। राइमर्टिमान रिएक्शन में भी कार्बिन जो है वो बनती है। तीसरा है, अगर मान लीजिए एथीन की डाइएजोमेथेन से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एथीन है और इसकी डाइएजोमेथेन से अभिक्रिया करवाते हैं। ये डाइएजोमेथेन है, मेथेन डाइएजो डबल बॉन्ड डाइएजो, ये डाइएजोमेथेन है। इस डाइएजोमेथेन से अभिक्रिया करवाते हैं तो साइक्लोप्रोपेन बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, CH2 और
CH2 और साथ में नाइट्रोजन बनती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें भी कार्बिन का निर्माण होता है। तो ये मोस्ट अभिक्रिया है जिनमें कार्बिन बनती है। नेक्स्ट हम बात करें कार्बिन के प्रकार की। कार्बिन कितने प्रकार की होती है? तो कार्बिन दो प्रकार की होती है। पहले कार्बिन कहलाती है सिंगलेट कार्बिन। क्या कहलाती है? सिंगलेट कार्बिन। ये सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? सिंगलेट कार्बिन, टाइप ऑफ कार्बिन पढ़ रहे हैं हम। टाइप्स दो प्रकार की होती है। एक है सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन जो होती है उसमें कार्बन जो है वो sp2 संग्रहित होता है और इसमें ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण में उपस्थित होते हैं। विपरीत चक्रण में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन में रहते हैं। तो इसका स्पिन जो है, टोटल स्पिन जो है वो 0 होता है। इस कारण इसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे कार्बिन की बात करें जिसको हम ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है? जो कार्बिन होती है, कार्बन जो होता है उसमें संकरण है वो sp होता है। sp होने के कारण इसकी जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है और इसके नॉन बॉन्डेड जो दो कक्षक होते हैं जो संकरण में भाग नहीं लेते, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है और सेम स्पिन में होता है। इनका जो स्पिन है वो एक जैसा होता है। इस कारण ये ट्रिपलेट होती है क्योंकि इसका ओवरऑल स्पिन जो है वो इसके जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ना उसमें सिग्नल 3 देता है और इसमें ये 1 सिग्नल देता है। इस कारण इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं और इसको सिंगलेट कहते हैं। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से अयुग्मित नॉन बॉन्डेड जो कक्षक है, ऑर्बिटल है, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस प्रकार से रहता है। तो दो प्रकार की स्पिन कार्बिन हो गई। सिंगलेट का मतलब हो गया यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में एक ही ऑर्बिटल में है और यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग कक्षकों में और सेम स्पिन में है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी मोस्टली जो ट्रिपलेट कार्बिन की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट से ज्यादा होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी बहुलकता या मल्टीप्लिसिटी पर निर्भर करती है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है मल्टीप्लिसिटी यानी बहुलकता पर निर्भर करती है। और बहुलकता का जो सूत्र होता है, मल्टीप्लिसिटी यानी बहुलकता का जो सूत्र होता है वो है A बराबर 2s+1। यहाँ पर S क्या चीज? यहाँ S जो है टोटल स्पिन है, टोटल स्पिन, और टोटल स्पिन का जो मान है वो 1/2 इंटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के नंबर से निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होता है। तब S बराबर 1/2 इंटू 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। इसलिए इसकी जो बहुलकता है उसका मान कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। एक आ गया। इसी प्रकार हम ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। ट्रिपलेट में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है। तो इसका जो टोटल स्पिन हो जाएगा 1/2 कितना हो गया? 2। तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसकी बहुलकता कितनी आ गई? 2 इंटू कितना लिखो? 1 प्लस 1 बराबर 3। तो बहुलकता किसकी ज्यादा आ गई? ट्रिपलेट की आ गई। तो जिसकी बहुलकता ज्यादा होती है उस इसलिए ट्रिपलेट आर मोर स्टेबल देन द सिंगलेट। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है।
19 कार्बिन की भांति एक संरचना है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा रहता है और इसके अलावा इसके पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। अष्टक पूर्ण नहीं होने के कारण से, अष्टक ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होने के कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल से होता है। नाइट्रीन जो है वो कब बनती है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। फॉर्मेशन क्या है? नाइट्रीन का फॉर्मेशन एक रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमोएमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ब्रोमोएमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो जो एमाइड का निम्नीकरण है उसमें एक तो एमाइड होता है, और एक होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ इसमें कास्टिक पोटास होता है यानी KOH होता है और इसके द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन कैसे बनता है? N डबल बॉन्ड, ये संरचना बनती है और साथ में इसका साइड प्रोडक्ट जल और ब्रोमाइड बनता है। ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में बनता है। ये जो नाइट्रीन है उसका रीअरेंजमेंट पाया जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कि इसमें पुनर्विन्यास के द्वारा ये जो स्पीशीज है वो मेथाइल आइसोसाइनेट में बदल जाती है। तो इसका पुनर्विन्यास होने से ये मेथाइल जो है वो आइसोसाइनाइड में बदल जाती है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड CO के रूप में बदलता है। ये मेथाइल आइसोसाइनेट जो है वो अंत में कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को दे देता है। यहाँ पर होमोलाइटिकल फिशन होता है। होमोलाइटिकल फिशन जो है वो 2 होता है, 2 बार होता है। इस कारण से ये जो एल्किल नाइट्रीन बनती है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रीन के टाइप की। नाइट्रीन जो है कार्बिन की भांति 2 प्रकार की होती है। एक है सिंगलेट नाइट्रीन और एक है ट्रिपलेट नाइट्रीन। 2 प्रकार की, एक है सिंगलेट नाइट्रीन और एक है ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है? सिंगलेट के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में और विपरीत चक्रण में रखता है। इसका मतलब हो गया इसमें एक जो कार्बन नाइट्रोजन जो है वो sp2 संग्रहित होगा और इसके पास कुल 3 बॉन्ड संग्रहित ऑर्बिटल संग्रहित होते हैं। इनमें से एक के पास सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और एक के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहते हैं। तो इसके कारण से ये एक स्ट्रक्चर तो बनती है मगर लीनियर ही होती है, मगर हाँ पे इसको ट्राइगोनल कहते हो अगर ये बॉन्ड का निर्माण करती है तो, मगर हम यहाँ पर लीनियर स्पेस कहेंगे। तो बात यह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन में होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट नाइट्रीन इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो sp संग्रहित होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? sp संग्रहित होता है। sp संग्रहण होने का मतलब हो गया ये लीनियर होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और शेष जो है इसके पास नॉन बॉन्डेड जो ऑर्बिटल है
जो संकरण में भाग नहीं ले रहे हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होते हैं। तो सेम स्पिन में तो इसका लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप होता है। इसको हम ट्राइगोनल कह सकते हैं। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं। दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में समान चक्रण में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट कहते हैं। आपको मैंने पिछले कार्बिन में बताया था कि जो ट्रिपलेट होता है ना उसका NMR स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल आता है, इसलिए ट्रिपलेट कहलाता है और इसका 1 आता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, और आपको ये भी बताया था स्टेबिलिटी जो है मल्टीप्लिसिटी पर निर्भर करती है, बहुलकता पर निर्भर करती है। और बहुलकता का जो सूत्र बताया था वो था 2s+1। हाँ, s का क्या मतलब था? s का मतलब था टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और s का मान कैसे निकालते थे? s का मान निकालते थे 1/2 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर भी जो ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट जो होती है उसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है, सिंगलेट से ज्यादा होती है। ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन और कार्बिन दोनों एक जैसी होती है परंतु थोड़ा सा अंतर होता है।